यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर परशुराम डांगी। आज जो अपना टॉपिक है वो है आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड स्कोप। तो आज अपन देखेंगे आर्थिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आर्थिक भूगोल में पिछले वीडियो में आपने देखा है परिभाषा, तो यानी पृथ्वी धरातल पर मानव की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को अपन आर्थिक भूगोल कहते हैं। तो ये जो आर्थिक भूगोल की जो परिभाषा है, उन परिभाषाओं से बहुत कुछ पता चल जाता है कि आर्थिक भूगोल की प्रकृति और आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक तंत्र यानी आर्थिक जो गतिविधियाँ होती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, आर्थिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, आर्थिक तंत्र जिसके अंतर्गत कृषि, यानी जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि जो ये क्रियाएं हैं वो आर्थिक तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक तंत्र जो होता है उसके अंतर्गत यानी क्या क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना एक बार और। तो कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि जो होते हैं वो आर्थिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया विकास के स्तर एवं तत्संबंधी भूविन्यासिक संगठन का अध्ययन है। ठीक है, तो ये जो है संपूर्ण आर्थिक तंत्र या आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है, उन संपूर्ण आर्थिक तंत्र की प्रक्रियाओं का तत्संबंधी जो अध्ययन होता है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक भूगोल जो है उसके बाद में अपन देखें तो और क्या क्या अध्ययन होता है। तो आर्थिक और वाणिज्यिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत भूगोल के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी संपूर्ण जो आर्थिक पहलू हैं मानव के, संपूर्ण आर्थिक पहलुओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रोफेसर हार्टशॉन के अनुसार भूगोल भूतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का यथार्थ क्रमबद्ध और युक्ति संगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। यानी किसके अनुसार है, प्रोफेसर हार्टशॉन के अनुसार। भूगोल भूतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का यथार्थ क्रमबद्ध और युक्ति संगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। इस प्रकार जो भूगोल का जो क्षेत्र जो है, यानी भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। कोई भी व्यक्ति भूगोल के अंतर्गत निहित सभी तत्वों का विशेषज्ञ नहीं बन पाता है, किंतु निश्चित ही वह उसकी एक शाखा का प्रकांड पंडित बन सकता है। अर्थात भूगोल की कई शाखाएं जैसे भौतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक नगरीय भूगोल आदि। यहाँ हम केवल आर्थिक भूगोल का ही अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अपन देखेंगे मुख्य रूप से। तो आर्थिक भूगोल क्या है, तो भूगोल की जो परिभाषा है उस परिभाषा से बहुत कुछ अपन ने देख लिया है। तो आर्थिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल स्थानीय, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति का अध्ययन करता है। और जो स्थिति यानी कहाँ पृथ्वी के धरातल पर जो आर्थिक गतिविधियाँ कहाँ पे कौन सी हो रही हैं और कहाँ पे किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संपादन ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पे उनका नहीं हो रहा है, ये भी अपन उसमें देखते हैं। तो आर्थिक भूगोल USA, कनाडा, UK आदि में अत्यधिक विकसित क्षेत्रों के अतिरिक्त विकासशील क्षेत्रों आदि का भी अध्ययन ये करता है। आर्थिक भूगोल जो है वो जैसे USA,
कनाडा, यूके आदि में जो अत्यधिक विकसित क्षेत्र हैं, उन विकसित क्षेत्रों के अतिरिक्त विकासशील क्षेत्रों आदि का भी वो अध्ययन करता है। इसके बाद अपन देखें तो आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है, आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र क्या है, तो ये हो जाएगी अपनी प्रकृति आर्थिक भूगोल की। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र यानी इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, तो आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र व्यापक है। इसमें संपूर्ण मानव वातावरण, ये अपने को ध्यान रखना है। आर्थिक भूगोल का जो विशेष क्षेत्र भी वो जिस भूगोल की तरह ही बहुत व्यापक है, ठीक है, क्योंकि मानव के अनेक आर्थिक क्रियाकलाप हैं और वर्तमान समय में निरंतर मानव के बौद्धिक और आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी भिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें संपूर्ण मानव यानी इसमें क्या होता है, संपूर्ण मानव वातावरण और तंत्र परिधि में जो विभिन्न तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूविन्यासिक जो संगठन और जो प्रतिरूप हैं, उनका इसमें जो अध्ययन होता है। इसके साथ ही प्राविधिक विकास यानी तकनीकी जो विकास क्रम में जो है के प्रसंग में इस कार्यात्मक संगठन में समायोजन की जो प्रक्रिया है वो, इसके अलावा अंतः प्रादेशिक एवं प्रादेशांतरिक अंतः प्रक्रिया। इसके अलावा चौथा जो बिंदु है वो है उक्त तीनों का पर्यावरण यानी विशेषतया पारिस्थितिकी संतुलन तथा दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करना पड़ता है। इनमें से किसी भी एक पक्ष का अध्ययन स्वयं विशद है, अतः प्रत्येक पक्ष की व्याख्या अपेक्षित है। तो अपन इसमें जो पहला जो बिंदु है वो अपन देखेंगे आर्थिक भूगोल को चाहे जिस प्रकार परिभाषित किया जाए, इसका अस्तित्व आर्थिक कार्यकलाप पर आश्रित है। यानी उसको कैसे भी अध्ययन कर लो, किन्हीं भी शब्दों में कुछ भी कह दो, लेकिन मोटे तौर पे अपन देखेंगे तो इसका जो अस्तित्व है वो है आर्थिक, मानव के आर्थिक कार्यकलाप पर भी ही आश्रित है। स्पष्ट है कि ऐसी सभी आर्थिक कार्यकलाप को भूतल पर अपना चिन्ह छोड़ते हैं, और ये जो होते हैं वो सभी आर्थिक कार्यकलाप भूतल पर अपना चिन्ह छोड़ते हैं, अर्थात कहीं न कहीं मूर्त रूप में ये प्रकट होते हैं। आर्थिक भूगोल के मूल आधार हैं, यही जो है वो क्या है, आर्थिक भूगोल के मूल आधार हैं, ठीक है, जो आर्थिक क्रियाकलाप जो पृथ्वी के धरातल पर कहीं न कहीं ये चिन्ह छोड़ते हैं। उदाहरणार्थ जैसे उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन आदि जो ये के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो भी मूर्त रूप से प्रभाव डालते हैं, परंतु कर एवं राजस्व, ये जो बिंदु हैं अपन देखेंगे दो, कर एवं राजस्व जो पृथ्वी के धरातल पर ये प्रत्यक्ष प्रभाव ये अपने को दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जो आर्थिक कार्यकलापों यानी कर एवं राजस्व जो आर्थिक कार्य जो मूर्त रूप ग्रहण नहीं करते, उनको आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एवं चतुर्थक कार्य जो, इसमें अपने को ध्यान रखना, इनको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्राथमिक, तृतीयक एवं चतुर्थक कार्य यानी प्राथमिक जो होते हैं यानी वो प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का सीधे उपयोग जो करता है मानव, उनको अपन प्राथमिक कार्यकलापों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। द्वितीय में उनका मॉडिफाइड यानी संशोधन करके उसमें अन्य परिमार्जन करके अन्य वस्तुएं और निर्माण किया जाता है या सहायक होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक। तृतीय एवं चतुर्थ कार्य भी होते हैं जो भूतल पर ठोस दृष्टिगत होते हैं। अतः यह आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र में ये आते हैं। सभी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक जो कार्य हैं वो भूतल पर अपना ठोस प्रभाव डालते हैं या दृष्टिगत होते हैं। अतः यह क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र है।
इसके अलावा अपन देखें तो आगे जो है यानी आर्थिक भूगोल सामाजिक और मानव भूगोल की ही एक शाखा है, अर्थात इसका स्पष्ट जो संबंध है वो मनुष्य के भोजन, यानी ये जो आर्थिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल की ही एक शाखा है, अर्थात इसका जो मनुष्य के जो इसका संबंध क्या है, मनुष्य के भोजन, ठीक है, वस्त्र और विश्राम और आराम की आवश्यकताएं की पूर्ति ये या पूरी करते हैं ये, या पूर्ति करवाने में ये कार्य करते हैं या सहयोग प्रदान करते हैं। ये जो कार्य होते हैं पूरी करने के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाली आर्थिक गतिविधियाँ या आर्थिक गतिविधियों या प्रयत्नों से ही हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि मानव पृथ्वी पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग या विदोहन, यानी पृथ्वी मानव जो है पृथ्वी धरातल पर जो उपलब्ध जो आर्थिक जो संसाधन है उन आर्थिक संसाधनों का उपयोग या विदोहन किस प्रकार करता है, उसका परिवहन, उपभोग, वितरण और विनिमय करता है, यानी उसका किस प्रकार से उपभोग करता है, किस प्रकार से उनका परिवहन होता है, या उसका वितरण कैसे है, या उसका विनिमय किस प्रकार से करता है, उन सब जो है। अतः आर्थिक भूगोल भिन्न प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, यानी बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं मानव के, तो यानी जो भिन्न जो कौन कौन से प्रश्न है, तो जो निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की ये चेष्टा करता है। जैसे अपन देखें पहला जो प्रश्न होता है, जैसे भूतल पर किन स्थानों में आर्थिक क्रियाएं की जा सकती हैं, यानी पहला जो बिंदु है भूतल पर किन स्थानों पर आर्थिक क्रियाएं की जा सकती हैं। दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु अपन देखेंगे तो आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, ठीक है। ये जो भी आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं मानव द्वारा जो की जाती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ पर, यानी अर्थ सरफेस के किस भाग पर, यानी या पृथ्वी के धरातल पर किस भाग पर या कहाँ पे ये की जाती हैं और कहाँ पर ये नहीं की जाती हैं, उसका भी जो अध्ययन इसमें यानी उसका प्रश्न ढूंढता है, ठीक है, उत्तर ढूंढने की चेष्टा करता है। यानी वे आर्थिक क्रियाएँ क्यों की जाती हैं और जो भी आर्थिक क्रियाएँ हैं वो आर्थिक क्रियाएँ मानव क्यों करता है और आर्थिक क्रियाएं कब की जाती हैं। अगला जो प्रश्न होता है वो क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती और आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती, उसके बाद में वो कब की जाती है, ठीक है। अगला पांचवा जो प्रश्न है वो है आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं, ठीक है। ये जो आर्थिक क्रियाएं वो मानव द्वारा कैसे की जाती हैं, इन सब जो ये जो प्रश्न जो उठते हैं उसका उत्तर देने की चेष्टा आर्थिक भूगोल में की जाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में भूतल पर प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ, यानी भूतल पर जो है प्राकृतिक जो यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ, क्यों और कैसे और कब उपयोग किया जाता है, यानी कहाँ यानी वेयर, क्यों यानी वाई और कैसे है यानी हाउ और कब यानी व्हेन, यानी इसका उपयोग किया जाता है। आदि प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही आदि प्रश्नों का जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र है। विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों में मानव समुदाय अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न यानी ये जो है विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों में मानव समूह द्वारा अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यानी उदर पूर्ति के लिए या जीविकोपार्जन के लिए जो आर्थिक गतिविधियाँ की जाती हैं उन तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भिन्न भिन्न जीविकोपार्जन के साधनों जिसमें कौन कौन से साधन हो सकते हैं, तो जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, शिकार करना, खेती करना, भोजन एकत्रित करना या खाने खोदना, उद्योग धंधे आदि जो या व्यापार है, नौकरी है आदि का जो अध्ययन इसमें यानी ये जीविकोपार्जन के जो साधन हैं ये किस प्रकार से जो करता है तो उसका किसमें लगा हुए है ये मानव, ठीक है। तो ये जो है इसके बाद में अपन देखें तो आर्थिक भूगोल जो है मानव मात्र जीवन निर्वाह करने से ही संतुष्ट नहीं है, यानी आज के भौतिकतावादी युग में मानव मात्र क्या है, जीवन निर्वाह करने से ही ये संतुष्ट नहीं है,
यानी भौतिक जो युग में, यानी आज के केवल जीवन निर्वाह तक ही ये मानव की संतुष्ट नहीं है, वरन वह सदैव उत्तम प्रकार से जीवन बिताने की चेष्टा, यानी उत्तम से उत्तम, यानी हाई से हाई स्टैंडर्ड लेवल तक अपने जीवन बिताने के प्रयास में ये निरंतर प्रयासरत हैं, बिताने की चेष्टा में रहता है। इसके लिए वह अपने भौतिक वातावरण का अधिक से अधिक, यानी जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है या नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करता है। यहाँ यह एक निश्चित तथ्य है कि पृथ्वी पर सभी स्थानों में मनुष्य की आवश्यकताएं भी एक समान नहीं है, यानी विकसित देशों के लोगों की आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की हैं, तो विकासशील देशों के लोगों की आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की। उसी प्रकार से अल्प विकसित या अविकसित जो देश हैं, उनके में आवश्यकताओं में भिन्नता सामान्य दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन कुछ जो आवश्यकताएं जो हैं वो समान भी हो सकती हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अर्थात मानव की शिक्षा और सभ्यता में वृद्धि होने के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, यानी जैसे जैसे मानव की जो शिक्षा और सभ्यता में जो विकास हुआ या वृद्धि हुई है, होने के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। अर्थात उनके उपयोग की सभी वस्तुएं एक स्थान पर उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, अर्थात मानव अन्य देशों या स्थानों पर भी निर्भर रहता है, जिससे व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाओं की आवश्यकता महसूस करता है या की जाती है। अर्थात आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र उतना ही व्यापक है, यानी मोटे तौर पे अपन देखें तो आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विस्तार। यानी एक अपन देखें तो आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विस्तार। आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए जाए गए वे कार्य जिनसे विविध वस्तुओं के मूल्य में या स्वरूप में वृद्धि होती है, यानी मूल्य में या तो वृद्धि होती है या स्वरूप में, या स्थान परिवर्तन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन से भी उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो परिवर्तन और अधिकार परिवर्तन से भी होती है। मानव की इन आधारभूत अथवा शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकता, यानी मानव की जो भी आधारभूत आवश्यकता है वो शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकता मानी गई है, जिसके बिना उसका जीवन दुष्कर है, यानी जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता है या जीना संभव नहीं है, जैसे वायु और जल। इसके अतिरिक्त 3 अन्य जो आवश्यकता हैं, यानी मानव जिसके बिना जीवित नहीं रह सकता है, तो वो क्या है, वायु और जल, ये तो चाहिए चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है अन्य जो आवश्यकता जो है मानव की अनिवार्य आवश्यकताओं में कह सकते हैं, जैसे भोजन यानी और कपड़ा यानी वस्त्र, और आवास यानी मकान या रोटी कपड़ा और मकान से हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से मानव की अनिवार्य आवश्यकताओं उनके अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं सब का जो अध्ययन वो जो है इनको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ करता है, कहाँ करता है, इन सब का अध्ययन क्या है, आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तो आज जो अपन ने देखा है आर्थिक भूगोल का जो प्रकृति क्या है, उसका विशेष क्षेत्र या स्कोप क्या है, तो ये जो अपन ने देखा है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे आर्थिक जो मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उन आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन तो देखेंगे। और इसके अलावा भी अपन जो है उससे पहले अपन देख लेंगे आर्थिक जो भूगोल जो है, आर्थिक भूगोल का जो है अन्य जो विषय हैं, उन अन्य जो विषय जिसमें अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र से क्या संबंध है और उनका अन्य विषयों में से भी उसका क्या संबंध है, वो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।